हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन, उसका पार्ट 8। पार्ट 7 में हम लोग कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस किए थे और इस पार्ट 8 में हम क्वेश्चन नंबर 17 से लास्ट 22 तक सॉल्व करेंगे। लेकिन इस सवाल को बताने से पहले हम आपको 3.10 को सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे एक दूसरे मेथड से। 3.10 को लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, उसे हम एक दूसरे मेथड से यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये है 3.10 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. तीन केसेस हैं। स्टार्ट करना है थर्ड टर्न से। फर्स्ट टर्न के बाद उसने स्टार्ट किया और एवरी टर्न के पहले वो जो है सो 500 मीटर चल चुका होता है और 500 मीटर चलने के बाद में वो 60 डिग्री लेफ्ट ले लेता है। तो लास्ट में टाइम हमने जो इसको बनाया था वो हमने बनाया था ग्राफिकल मेथड से। उसमें क्या किया था हमने ये किया था कि हमने कहा स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ पर टर्न हो चुका है ऑलरेडी, तो इधर से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जो है ये रास्ता इसका था, इधर ना जाकर 60 डिग्री पे मुड़ गया, फिर 60 इधर 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 मुड़ गया। तो ये बन गया था रेगुलर हेक्सागन। और तब हमारे लिए यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, ये फर्स्ट टर्न था, स्टार्ट यहाँ से था, ये सेकेंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है, ये फोर्थ टर्न है, ये फिफ्थ टर्न है और ये सिक्स टर्न है, ये सेवन टर्न होगा, फिर ये एट टर्न होगा। इसी तरह से राउंड में चक्कर लगा रहा है, 60 डिग्री करके वो अपना एंगल चेंज कर रहा है बार बार। और कितना डिस्प्लेसमेंट उसका है थर्ड टर्न पर, उसके बाद सिक्स टर्न पर, फिर एट्थ टर्न पर, वो सारी चीज़ें बताना था। वो मैंने ग्राफिकली बताया था इसमें। इस मेथड में मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको एनालिटिकल मेथड से भी बना सकते हो। क्या है एनालिटिकल मेथड? एनालिटिकल मेथड है कि हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर में हमारा ये वाई एक्सिस है, किधर इधर होगा, ये वाई एक्सिस। हम ऐसा करते हैं कि जितने भी टर्म के बारे में मुझे बात करना है, जैसे फर्स्ट केस वन है, 3 टर्न लेना है, तीनों टर्न में जो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स में आया, जो वाई में आया, उसको हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखते चले जाएंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट टर्न यहाँ पर हुआ, उसके पहले कितना डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में, पूरा का पूरा ये 500 मीटर, ये हो गया 500 मीटर। उसके बाद सेकंड में ये है आपका 500 मीटर। एक्स में इसका क्या कंपोनेंट आएगा, ये वेक्टर हमारा जो है सो 500 है, डायरेक्शन है, तो 500 cos 60 ये कंपोनेंट आएगा एक्स में। फर्स्ट में जो है कंपोनेंट क्या होता है एक्स एक्सिस में, वेक्टर टाइम्स कॉस और एंगल दोनों के बीच का। तो फर्स्ट टाइम में ये एक्स एक्सिस में वेक्टर भी है और एक्स भी एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पर 0 हुआ। सेकंड में 500, दोनों के बीच एंगल कितना है आपकी 60 डिग्री है, ये इसके लिए लिए 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया। थर्ड में ये 500 अब भी है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये 60 इसके साथ बनाया और अगेन 60, तो 60 60 120। ये जो है सो थर्ड टर्न के लिए हम देख रहे हैं। तो 3 टर्न के पहले तक हमने ले लिया, फर्स्ट टर्न के पहले, सेकंड टर्न के पहले, थर्ड टर्न के पहले। तो इतना हमारा एक्स एक्सिस हो गया। आप इसको निकाल लीजिए कितना आ रहा है। 500 cos 0 1 होता है, तो ये पूरे के पूरे 500 हो गए। ये कितना हो गया, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। वाई कंपोनेंट देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर वही फर्स्ट में जो है सो कितना है वाई कंपोनेंट 500। यहाँ जहाँ कॉस देख रहे हैं वहाँ साइन करना है और तो कुछ करना नहीं है।
मान लीजिए कोई आपके पास वेक्टर है, ए आपका एक्स कंपोनेंट है और ए आपका वाई कंपोनेंट है। ये वेक्टर ए जो है, एंगल यदि थीटा है तो इसका एक्स कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। यहाँ पर जितने भी तीन वेक्टर आए थर्ड टर्म तक, वो तीनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमने ले लिया। जस्ट हमें लिखना है क्या, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। और थीटा जो है सो चेंज कर रहा है। फर्स्ट टाइम थीटा 0 डिग्री है, सेकेंड टाइम थीटा 60 डिग्री है और थर्ड टाइम थीटा 120 हो गया, क्योंकि 60 इसके साथ में है, ये देखिए 60 और हो गया। तो ये वाला एंगल जो है सो 60 और ये वाला 60, ये वाला भी 60 है, 60 हुआ तो 60 120 हो गया। वैसे 60 हमेशा बढ़ते जा रहा है हर समय। तो ये था एक्स कंपोनेंट कॉस लेना है, वाई कंपोनेंट में साइन लेना है। एग्जैक्टली सिमिलर, साइन 0 साइन 60 और साइन 180 120। 120 कैसे होगा, 180 होगा ना। 60 0 60 120, राइट 120 है, यहीं तक रुक गए, 180 नहीं गए हैं वे, तो 120। तो ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, दोनों को ऐड करना होगा आपको, तो आपको डिस्प्लेसमेंट फैक्टर मिल जाएगा। हमने डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जो है वो हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, या फिर इसको अलग अलग ऐड करके आप जो है सो डी निकाल लीजिए, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ऐसे। तो आपको जो भी मर्जी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्यों ना हम इसका जो है सो मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सो 500 कॉमन ले लेते हैं। cos 0 डिग्री 1, cos 60 डिग्री हाफ और cos 120 डिग्री, ये हो गया माइनस माइनस हाफ, ये माइनस हाफ हो गया। तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ खत्म हो गया, केवल 500 बचाइए, ये केवल 500 बचा। ये कितना बना y, साइन 0 डिग्री, ये तो 0 हो गया। साइन 60 डिग्री 500 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 3, साइन 60 का वैल्यू है, प्लस 500 टाइम्स साइन 120, ये भी साइन 60 के ही बराबर होता है, स्क्वायर रूट ओवर 3 बाई 2। कितना हो गया, डबल है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो ये हो गया टोटल 500 स्क्वायर रूट ओवर 3, ये हो गया डी एक्स और डी वाई। तो डी निकालना है, तो डी निकालने का सिंपली हम कह देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। दोनों का वैल्यू यहाँ रखिए, एक में है जस्ट 500, उसका स्क्वायर हो गया, एक में है 500 स्क्वायर रूट ओवर 3, उसका स्क्वायर हो गया। 500 बाहर कर लिए, ये बच गया 1, स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर 3, तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 1000 मीटर। ये आ गया मैग्नीट्यूड आपका। डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन भी बता देते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ वो कितना बड़ा एंगल बनाएगा। यदि हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए जो है सो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये यदि हमारे पास वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ यदि ये थीटा एक्स बनाता है, तो ये कितना होता है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ जो बच गया, यहाँ एक से ज़्यादा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते। जैसे मान लीजिए ए जेड होता तो वहाँ पे लिखते ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, जस्ट मैग्नीट्यूड बचा हुआ वेक्टर का। तो यहाँ पर ए एक्स कितना है, यहाँ पर जो है डी एक्स है और ये डी वाई है। डी वाई देखिए कितना है, 500 स्क्वायर रूट ओवर 3, और ये कितना है 500, तो ये आया स्क्वायर रूट ओवर 3। तो एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया थीटा एक्स 60 डिग्री, 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो ये आपका आंसर हो गया, ये तो हो गया। अब इसमें ये भी बताया, पूछा है कि इसको कंपेयर कर लीजिए टोटल पाथ लेंथ से। टोटल पाथ लेंथ कितना है, यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ को एस से डिनोट करेंगे। 3 बार चला है ना, यहाँ से चला, यहाँ चला और यहाँ थर्ड टर्न के पहले तक बोला है, तो 3 ठो लेंथ क्रॉस किया है और एवरी सेगमेंट जो है सो 500 मीटर का है। तो लेंथ कितना उसने कवर किया, 500, 3 ठो सेगमेंट है, 1500 मीटर। ऑफ कोर्स एस जो है सो बड़ा है डी से, ये होना ही चाहिए। डी है देखिए आपका 1000 मीटर, ये आया 1500 मीटर। तो ये था केस 1। केस 2 कौन सा है, केस 2 है 6th
सिक्स्थ के बाद देखना है, सिक्स्थ टर्न के बाद देखना है। केस 2, तो dx यहाँ पर भी निकालेंगे उसी की तरह जैसे यहाँ पर निकाले थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। सिंपली 500 को जो है सो cos 0, 60, 30, 120 ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं 500 cos 0 प्लस 500 cos 60 ऐसे करके सब है। 500 हम कॉमन कर लिए, cos 60 प्लस cos 100 cos 120 प्लस cos 180 प्लस cos 240 प्लस cos 300, इतना सारा 3 4 5 6 हो गया। डी वाई निकालना है वो भी निकाल लेंगे, ये भी है 500। कॉस की जगह पर साइन और सब ज्यों के त्यों, साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन 300 डिग्री। अब डी एक्स और डी वाई का जो वैल्यू है आप उसको पूरा एग्जैक्ट निकाल लीजिए, तब जो है मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कॉस 0 कितना हुआ, ये हो गया 1। कॉस 60 कितना हुआ, ये हो गया हाफ। कॉस 120 कितना हुआ, ये हुआ माइनस हाफ। कॉस 80 कितना हुआ, ये हुआ -1। कॉस 240 कितना हुआ, 240। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस हाफ। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हाफ। सब मिला के कितना आया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 0 आया। डी एक्स 0 है। डी वाई साइन 0 0, साइन 60 स्क्वायर रूट ओवर 3/2, साइन 120 ये भी स्क्वायर रूट ओवर 3/2 साइन 60 के बराबर होता है। साइन 80 ये तो 0 हो गया। साइन 240 ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3/2। और साइन 300 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर भी ये निगेटिव होता है साइन। ये देखिए खत्म, ये खत्म, सब मिला के 0। तो डी कितना आया, डी जो है सो 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और जब ये 0 है तो इसका डायरेक्शन हम बता नहीं सकते। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट होता है, कोई नहीं बता सकता। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो डायरेक्शन है इनडिटर्मिनेट होता है। ओके, और क्या बचा इसमें, और जो बचा है वो है, उसने कहा था कि अलोंग द पाथ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी बताना है। वो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो कितना है, वो 6 चला था ना, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 ऐसे करके चल रहा था। तो लेंथ जब मेजर करना है तो 500 टाइम्स जितना बार उस चला है, जितना सेगमेंट चला है, 6 सेगमेंट चला है तो 3000 मीटर आ गया। ये आपका आंसर देख लीजिए, एस बड़ा है डी से, डी तो 0 है एक्चुअली, डी 0 है लेकिन एस जो है सो 3000 मीटर है। और लास्ट केस चलते हैं, केस नंबर 3, ये था 8th टर्न। तो यहाँ पर जो है सो फिर हम निकालेंगे इसको dx, किस तरह से निकालेंगे, 500 cos 0 से स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री के इंटरवल पर जो है, यही इसका ब्यूटी है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। cos 120, 120 के बाद कितना आएगा 180, सब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पिछला में आपने देख चुका है कि 300 तक जो है सो सब मिला के 0 हुआ था, 300 तक 0 हुआ था। cos 360 प्लस cos 360 प्लस 60, इतना 8 हो गया, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, इतना है। वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए, इसके पहले वाले जो सवाल बनाए थे उसमें 0 से लेकर 300 तक जो है सो तो 0 था, तो उसको 0 कर दिए। और जो बच गया अभी सो उसको ले लेते हैं। cos 360 ये 1 होता है, cos 360 प्लस 60 ये cos 60 हुआ, cos 60 मतलब हाफ। तो 500 टाइम्स 3/2, 750 मीटर, ये dx का वैल्यू है।
डी वाई का वैल्यू कितना है, सेम चीज करेंगे लेकिन साइन लगा देंगे। साइन 0 डिग्री से स्टार्ट किए हैं, ये साइन 300 डिग्री है। यहाँ तक हम नहीं लिख रहे क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये 0 है एक्चुअली, इधर वाला बच गया। साइन 360 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये तो 0 है। और जो बचा ये साइन 360, ये भी तो 0 होता है। और साइन 360 प्लस 60 वो साइन 60 होता है, और साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ओवर 3/2। तो ये आ गया 250 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 3। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। और डी एक्स स्क्वायर कितना है, 750 है, उसका स्क्वायर हो गया, ये 250 है, 250 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 3, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ से 250 बाहर कर लेते हैं, 250 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसको बाहर कर लिया, ये 250 बन गया। यहाँ बच गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पर बच गया 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर 3 हो गया। 250 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 12, यहाँ से 4 बाहर कर लेते हैं, 4 बाहर कर लिए, 2 बच गया, और ये 3, ये 250 होगा, 2500 नहीं होगा। तो ये हो गया 500 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 3, जिसका वैल्यू है 1.732। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 860 मीटर, इतना वैल्यू आया आपका। इसी में उसने ये भी सवाल पूछा है कि बता दो भाई कि कितना उसने डिस्टेंस टेबल किया था। ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया था वो 8 राउंड लगाया उसने ना, 8 तो सेगमेंट चला है, 8 टर्न। एवरी टर्न के पहले तक वो 500 मीटर चलता है, तो 8 टर्न के पहले तक वो 500 मीटर चलेगा। ये डिस्टेंस है 4000 मीटर, डिस्टेंस है 4000 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है जस्ट 866 मीटर, उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन हमने इस एनालिटिकल मेथड से बताया। इसके पहले वाले जो मेथड है उसमें हमने ग्राफिकल मेथड से बनाया था। इसमें ग्राफ को देख के बता रहे थे कि अच्छा 6 टर्न के बाद यहाँ आ गया तो 0 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, 3 टर्न के बाद यहाँ आ गया तो ओके, ये हमारा जो है सो डायमीटर हो गया, ये जो सब्सक्राइब करेगा जो सर्किल, उसका डायमीटर हो गया। और इसका रेडियस वही होता है जो साइड का होता है, तो 2r हो गया था, तो 1000 मीटर हो जाएगा। तो ग्राफिकल में कभी कभी बहुत आसान होता है, लेकिन फायदा जो एनालिटिकल में है कि मान लीजिए यदि एंगल 60 न देकर, मान लीजिए वो दे देता 15 डिग्री या 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का तो पता भी नहीं रहता वैल्यू हम लोगों को, 15 डिग्री का तो इधर उधर करके निकाल सकते हैं हाफ एंगल का थ्रू, ठीक है। लेकिन 10 डिग्री का तो नहीं निकाल सकते, या फिर बहुत लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एनालिटिकल जब करेंगे तो इससे क्लियर आ जाएगा हमारा, लास्ट में जो कैलकुलेशन करने का वो करेंगे या नहीं तो उसी में छोड़ देंगे, लेकिन ईजी हो जाता है। तो इस हिसाब से एनालिटिकल मेथड जो है सो मच मच सुपीरियर है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड आपको विजुअलाइजेशन देता है, विजुअल देता है, आप देख सकते हो क्या हो रहा है। एनालिटिकल वो नहीं देता है, लेकिन आंसर बहुत इजीली दे देता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.10, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर फिर हमने डिस्कस किया क्योंकि हमें याद आया बाद में कि हमने वहाँ पर एनालिटिकल मेथड नहीं बताया। ठीक है, तो अब इसका जो था पहला क्वेश्चन 3.17, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ऐसे दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये टाइम का डिपेंडेंस है। देखिए 3ti माइनस 2t² j प्लस 4k m, आई जे के जो है सो यूनिट वेक्टर है एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस और एलोंग जेड एक्सिस। t is in second and the coefficient have the proper unit of r to be meters। यहाँ पर r का जो यूनिट जो है सो प्रॉपर होना चाहिए ना, जैसे ये r क्या है, मीटर में है, तो 3t भी मीटर में होना चाहिए। t का जो है सो क्या है यूनिट, सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए मीटर पर सेकेंड, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कट के ये मीटर हो जाए। इसका मतलब 3 स्पीड है। वैसे यहाँ पर 2t² जो आप दिख रहे हैं, ये इसका यूनिट क्या हुआ है, सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सलेशन है, तब ये सेकेंड स्क्वायर कट के मीटर आ गया। तभी मीटर को हम मीटर के साथ ऐड कर सकते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कि उसका यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट या डायमेंशन जो भी आप बोलिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। दूसरा कंडीशन और भी है
कि दोनों को स्केलर होना चाहिए या दोनों को वेक्टर होना चाहिए। एक स्केलर एक वेक्टर रहेगा तो ऐड नहीं कर सकते। एनीवे इस सवाल में जो है सो कहा गया कि पोजीशन वेक्टर जो आर जो है इस तरह से दिया हुआ है। आगे आप क्वेश्चन ए में पता कीजिए कि भी क्या है, ए क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये इस तरह से घूम घूम कर जा रहा है, तो किस रेट से वो चेंज कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो किस रेट से चेंज कर रहा है। अभी यहाँ पर इसका आर है, थोड़ा देर के बाद में इसका पोजीशन वेक्टर कितना चेंज आ गया, ये वही बहुत छोटा टाइम इंटरवल में जो होता है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखिए आपके पास डी बाई डी टी है, यहाँ पर 3.0 हमने लिख कर सीधे 3t लिखते हैं, ये आई है, 2t स्क्वायर जे है प्लस 4k है। तीन कांस्टेंट है, बाहर चला गया। t का डिफरेंशिएशन 1, आई है तो आई को रखने देंगे, माइनस 2 का बाहर चला गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर पहले लिखते हैं, पावर एक कम कर देते हैं, टी स्क्वायर था अब टी हो गया, जे है उसको रहने देंगे। 4 जो है सो कांस्टेंट है, यहाँ टाइम नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये आपका हो गया, आपका हो गया 3i माइनस 4t जे, 0 के, तो इसको लिखना जरूरी है, के नहीं लिखते हैं क्योंकि 0 हो गया है। तो ये आपका वेलोसिटी है, ये टाइम पर डिपेंड करता है। एक्सलेशन, एक्सलेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तीन जो है सो कांस्टेंट है, ये आई फैक्टर ऑफकोर्स वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो गया, माइनस 4t, 4 कांस्टेंट है बाहर कर लिए, t का डिफरेंशिएशन 1 जे, तो ए हो गया माइनस 4j। ये हो गया आपका एक्सलेशन, निगेटिव है, जे के निगेटिव है, वाई प्राइम डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड 4 है। तो इस तरह से आप वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका वेलोसिटी पूछ रहा है कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है, वो बताना है आपको। तो वेलोसिटी यहाँ निकाल चुके हैं, ये टाइम का फंक्शन है। देखिए टाइम का फंक्शन 2 सेकंड पर ये कितना होगा, 3i माइनस टी की जगह 2 रखेंगे तो 4 टाइम्स 2 जे, 3i माइनस 8j। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, कितना आया, ये 9 आया, ये 64 आया, कितना हो गया 73। 73 कितना ज़्यादा हो गया, ये हो गया 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा आप इसको निकालिए। ये कुछ हद तक 64, 8 का स्क्वायर हुआ, 9 का स्क्वायर हुआ 81, ये दोनों का ऑलमोस्ट बीच में है, तो समथिंग लाइक 8.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका होगा आंसर। इसी के अराउंड होगा, हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, पूरा गेस कर लिया। डायरेक्शन भी पूछा है, तो डायरेक्शन भी बताइए। डायरेक्शन क्या है भी का, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। आपका भी जो है वो दिया हुआ है सिंपली 3i माइनस 8j एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यही दिया हुआ है ना। इसका यदि डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस के साथ निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो हम नीचे लिखते हैं और जो वाई कंपोनेंट है उसको ऊपर लिखते हैं। नीचे कंपोनेंट कितना है, एक्स 3 है और ये कितना है -8 है। अब इसको देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया tan थीटा एक्स इज इक्वल टू -8/3। मैंने -8/3 ऐसे लिखा है, देखिए मैंने ए नहीं लिखा, -8/3 नहीं लिखा। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने यहाँ जानबूझकर ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है, इसको बीच में नहीं लिखा। मैथमेटिकली आप इसको बीच में लिख सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझकर ऊपर में लिखा है, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर में है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, देखिए ये टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कहीं भी एंगल बनेगा ये
थीटा है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर जो है सो क्या है, निगेटिव है, -8 है, और बेस जो है वो पॉजिटिव है। बेस पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव है मतलब नीचे गए हैं, ये वाला नीचे गए, एंगल हमारा ऐसा है, ऊपर वाला नहीं है, कुछ ऐसे है हमारा। ठीक है, तो ये जो है सो हमारा नेगेटिव हो गया, परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव हो गया, और बेस तो पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और या फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है, यहाँ से स्टार्ट किए ये पॉजिटिव है, नीचे गए तो नेगेटिव है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है थीटा एक्स जो है सो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको कैसे दिखाएंगे, या सीधे कहिए माइनस थीटा, माइनस ये जो भी आ जाए, पहले देख लीजिए टेन थीटा एक्स बिना इसका साइन का कितना आता है, ये आता है आपको, इधर कहीं कर लेते हैं, टेन थीटा एक्स इक्वल टू जस्ट मॉड इसका बिना साइन देखे हुए 2.67, मतलब थीटा एक्स जो है सो आपका है करीबन 70 डिग्री। टेन 60 डिग्री होता है √3, ठीक है, जो कि होता है वैल्यू 1.3, ये 2 से ज़्यादा हो गया, बाद में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 पर इन्फिनिटी पहुंच जाता है, तो ये 60 पर ही 1.73 है, तो थोड़ा सा 10 और बढ़ जाएगा तो 2 से ज़्यादा हो जाना चाहिए। आप इसको देख लीजिए अब कैलकुलेटर यूज़ करके, ये इतना ही आता है। ठीक है, तो बिना साइन को कंसीडर किए हमने ऐसा देखा है, यहाँ साइन को कंसीडर करना है। ये 70 डिग्री किधर लिखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 70 डिग्री को कैसे लिखेंगे, या तो लिखिए इधर से 360 - 70, यानी कि कितना हो गया 290, या फिर सिंपली लिख दीजिए -70 डिग्री, हम इसको पसंद करते हैं, -70 डिग्री तुरंत पता चल गया इधर है, भी इस डायरेक्शन भी इसका पता चल गया। और कुछ पूछा है, नहीं और कुछ नहीं पूछा, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3.18 क्या है क्वेश्चन, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along along y डायरेक्शन एंड मूव्स इन द xy प्लेन विद ए कांस्टेंट एक्सलेशन, ये एक्सलेशन दिया हुआ है इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। अब देखिए मोशन इन ए प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जो है सो इंडिपेंडेंस है, एक्स में जो भी मोशन हो रहा है उस पर कोई भी असर नहीं है वाई में क्या हो रहा है उसका, और वाइस वर्सा। ये बात गैलीलियो ने पहले कहा था, वैसे हम लोगों ने देख लिया, जो यदि आप पिछले 2 वीडियो में जाएं तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि हमने दिखाया था कि कैसे ये जो मोशन है लॉन्ग एक्स एक्सिस वो इंडिपेंडेंट है वाई में जो कुछ भी हो रहा है उसका। तो यहाँ पर हम दोनों का डायरेक्शन है अलग अलग, एक्स डायरेक्शन इधर, वाई डायरेक्शन इधर, हम अलग अलग उसका मोशन कंसीडर कर सकते हैं बिना सोचे हुए कि क्या हो रहा है दूसरे में। क्या पूछा है हमसे, पहला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा है कि किस टाइम में एक्स कोऑर्डिनेट जो है सो कितना होगा 16 मीटर होगा। कंडीशन दिया हुआ है कि टी इक्वल टू 0 पर इसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी है 10 जे, ये 10 जे है एलोंग जेड डायरेक्शन में है, ये हमने वी वाई जो है सो दिया हुआ है 10, हमें वी एक्स चाहिए, वी एक्स क्या है 0 है, हमें वी एक्स चाहिए वी वाई नहीं चाहिए। एक्सलेशन देख लीजिए क्या है, यहाँ पर एक्सलेशन है ये एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्स डायरेक्शन में सब कुछ में पता है, एक्स पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सलेशन पता है, टाइम पता करना है। कौन सा फार्मूला लगाएं, सिंपली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, और सब एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, एस एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, यू एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, टी टाइम तो एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं डिपेंड करेगा, एक्सलेशन होना चाहिए। एस एक्स कितना पोल है उसमें, यही एक्स है हमारा है जो कि है 16 मीटर, यू टी यू कितना है 0 है, एक्सलेशन कितना है 8 है, यहाँ से देख सकते हैं ये एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन है, ये वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन है 8 है, और टाइम कितना लगा हमें पता करना है, 2 टाइम्स 4 4 टाइम्स 4,
तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 4 मतलब 2 सेकेंड। टाइम पता चल गया, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। इस t इक्वल टू 2 सेकेंड पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा। सिंपली हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, और यहाँ पर u जो है सो uy हो जाएगा, इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल एलोंग y एक्सिस। एक्सलेशन भी y के एलोंग लेंगे, x वाला नहीं लेंगे। ये कितना है वो पूछा हमसे, uy कितना है, क्वेश्चन में तो बोला है uy, देखिए ये आपका है। उसने कहा था कि ux जो है सो 0 है और uy 10 मीटर पर सेकेंड है। एक्सलेशन कितना है एलोंग y डायरेक्शन 2, तो ये हो गया uy कितना है 10, टाइम हमारा 2 सेकेंड है, ये देखिए, प्लस हाफ, एक्सलेशन है 2 और टाइम है 2, ये आ गया 20 और ये आ गया 4, सब मिला के हो गया 24 मीटर। इतना y को ट्रेवल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। इस t इक्वल टू 2 पर उसका स्पीड कितना है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें vx और vy निकाल के उसको कंबाइन करना पड़ेगा। यहां पर निकाल लेते हैं, vx कितना हो जाएगा, vx इक्वल टू ux प्लस ax टाइम t। ux तो 0 है, यहाँ पर देखिए, ax कितना है, ax 8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 2 है, तो ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली y डायरेक्शन में हम यदि निकालें uy प्लस ayt, v इक्वल टू u प्लस at, सब डायरेक्शन जो है वो एलोंग y एक्सिस है। vy हमें पता करना है, uy कितना है, uy जो है सो 10 है, ay कितना है, ay 2 है, देखिए ay 2 है, टाइम्स 2 14 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल जो वेलोसिटी है वो उसका क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों को सम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ये कितना है 16 स्क्वायर, ये कितना है 14 स्क्वायर, ये हो गया 256, ये हो गया 196। कितना आ गया 256 में तो 200 जोड़ दिए तो 456, उसमें से 4 चला गया 452। ये 21 और 22 के स्क्वायर के बीच में है, राइट। 21 स्क्वायर जो है वो 441, 22 स्क्वायर 484, इससे थोड़ा ज़्यादा है 21 से, तो 21 पॉइंट में भी 3 मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसे आएगा आपको। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड जो है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। स्पीड ही तो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, तो वो पता चल गया, इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ I and j are unit vectors along x y axis respectively, what is the magnitude and direction of the vectors I plus j, I minus j। पहले इसको बताते हैं, मैग्नीट्यूड पूछा है I प्लस j का, ये I वेक्टर है, ये j वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। आपको पता है कि कोई भी वेक्टर यदि इस फॉर्म में रहता है, यदि उसका कंपोनेंट के फॉर्म में है ax प्लस ay j, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिंपली x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, z यदि है कंपोनेंट तो उसका भी स्क्वायर, और सबका स्क्वायर लेने के बाद ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। ये जो वेक्टर है I वेक्टर वो है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 1, डायरेक्शन है x एक्सिस, प्लस z का जो है इसका भी है 1, बस इतना ही तो है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2 मीटर। इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन कैसे बताते हैं, यदि हमारे पास एक वेक्टर है a जिसका x कंपोनेंट है I के लॉन्ग, y कंपोनेंट है z के लॉन्ग, तो इसका मैग्नीट्यूड तो इतना होता है, और डायरेक्शन यदि ये वेक्टर जो है हमारा, ये वेक्टर वो x एक्सिस के साथ थीटा x एंगल बनाए, तो उसका टेन थीटा x हम क्या लिखते हैं, ये एंगल किसके साथ है x एक्सिस के साथ में, तो x कंपोनेंट लिखेंगे नीचे,
और जो बच गया वो वाई कंपोनेंट, यहाँ केवल वाई है तो ए वाई लिखेंगे। यदि ए जेड रहता, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई वेक्टर ऐसे होता, ये एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसका डायरेक्शन हमें निकालना होता टेन थीटा एक्स एक्सिस के साथ में। तो टेन निकाल रहे हैं तो ये किसके साथ है, ए एक्स एक्सिस के साथ में, तो एक्स कंपोनेंट नीचे। ऊपर में क्या बच गया, इसको भूल जाइए अब। तो ऊपर में बच गया ये दो ठो, ये दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट ओवर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते थे। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर तो 3D वेक्टर नहीं है, 2D वेक्टर ही है, तो डायरेक्शन निकाल रहे हैं। मान लेते हैं कि वो एंगल जो है सो थीटा एक्स बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में। तो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर हम एक्स कंपोनेंट लिखेंगे और वाई कंपोनेंट ऊपर में। यहाँ पर दोनों का कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट 1 1 है, ये जस्ट यूनिट वेक्टर है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई है जस्ट 1, दोनों में 1 मल्टीप्लाई है तो 1 बाय 1, और दोनों प्लस है। प्लस हम जानबूझ के लिख रहे हैं, ये प्लस इसलिए दोनों जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो है ये मान लीजिए थीटा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये दोनों ही प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बिना साइन का देखें टेन थीटा इजकल टू 1, सो थीटा इजकल टू 45 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो थीटा एक्स यहाँ पर हम 45 डिग्री लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि ये साइन कुछ और मुझे बताता है कि ये सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उस हिसाब से हम 180 इसमें प्लस या माइनस करके वहां पहुंच जाते उस क्वाड्रेंट में। तो ये था आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हमें केस 2 चलना है। केस 2 में क्या है, आई माइनस जे वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है बिल्कुल इसकी तरह। एक्स कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट 1 है उसका स्क्वायर, वाई कंपोनेंट यहाँ पर जे के साथ क्या मल्टीप्लाई है -1, उसका स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2, इतना आ गया इसका वैल्यू। और डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है सो टेन थीटा एक्स निकालते हैं। थीटा एक्स है तो एक्स कंपोनेंट नीचे, वाई कंपोनेंट ऊपर। वाई कंपोनेंट कितना है -1 है, देखिए ऊपर में -1 लिखा नीचे +1 लिखा, ऐसा इसलिए कि हमें पता चल जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर जो है वो निगेटिव है और बेस जो है सो पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में। इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये निगेटिव है क्योंकि नीचे आ गया, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और बेस ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट फोर्थ में। ठीक है, तो थीटा एक्स कितना होगा, थीटा एक्स यदि बिना क्वाड्रेंट का हम सोचें तो टेन थीटा इक्वल टू 1 आया, सो 45 डिग्री है राइट। इस 45 डिग्री को मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो हम या तो -45 डिग्री लिखें या 360 -45 डिग्री लिखें, दोनों एक ही है। हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, यहाँ क्लॉकवाइज चल रही है, सिंपली बोल दिया -45 डिग्री। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो ना, आई जे देखना था, इसमें आई जे देख रहे हैं, I1 J1, ये वाला पॉइंट वेक्टर जो है सो ही आपका आई जे, ये I11, और ये जो वेक्टर है वो है आपका I प्लस जे। एक्स में 1 चलना है, जे में 1 चलना है, ये कितना एंगल हो गया 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से √2, और इधर I माइनस जे, I1 जे में जाना है 1 नीचे, यहाँ पर आ गया, ये आपका वेक्टर हो गया, ये है I माइनस जे, ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये मैग्नीट्यूड 1 है, ये मैग्नीट्यूड 1 है तो ये 45 डिग्री, ऐसे भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर ए दे दिया है और बोल रहा है इसका क्या कंपोनेंट होगा अलोंग I प्लस जे। इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है 2, वाई एक्सिस क्या है 3, लेकिन उसने एक्स और वाई एक्सिस में नहीं पूछा, उसने एक दूसरा ही वेक्टर दे दिया I प्लस जे और बोला उसमें बता दो मुझे इसका कंपोनेंट कितना है। तो देखिए आपके पास यदि कोई भी कंपोनेंट हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, मान लीजिए वो वेक्टर आपका ये है, ये, तो इसका कंपोनेंट जो है आपको किसी भी डायरेक्शन में आप पता कर सकते हो। कंपोनेंट क्या होता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपको पता करना है
तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस पर। एक बार आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है इसका कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग ये वाला लाइन जो है, इसको जो भी कहना है बी का यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये केवल डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट इसका 1 है। तो सिंपली इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अब जो है कंपोनेंट बताने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका होता है कि डॉट प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन अभी तक हमने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया नहीं क्योंकि इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट था नहीं और वेक्टर अलजेब्रा कभी हमने वीडियो नहीं बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले ग्राफिकल मेथड से ही बता देता हूँ, उसके बाद वेरी क्विकली मैं आपको थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा और डॉट प्रोडक्ट से बताकर इसे दिखाऊंगा कि कितना आसानी से आप इसे बना सकते हो। लेकिन जब तक डॉट प्रोडक्ट मैं आपको नहीं बताता हूँ तब तक मैं ग्राफिकल मेथड से इसको बना कर दिखाता हूँ। और तो और किताब ने कहा है, एनसीईआरटी की किताब ने, कि यू मे यूज ग्राफिकल मेथड। वो ये नहीं बोल रहा कि किस मेथड से बनाना है, लेकिन बोल रहा है यू मे यूज ग्राफिकल मेथड। तो ठीक है, ग्राफिकल मेथड ही यूज करते हैं और इसको बनाते हैं। कैसे बनाएं? देखिए हमारे पास एक वेक्टर है, वो क्या था 2i+3j, राइट। 2i+3j कैसा दिखेगा? इधर चले जाइए 2, इधर चले जाइए 3, तो कुछ 90 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा है। ये लाइन है आपका 2i+3j। वो वेक्टर है ना, और लाइन क्यों क्यों हम कर रहे हैं, लाइन हटा देते हैं। ये वेक्टर जो है सो आपका है ये वेक्टर आया आपको 2i+3j, इधर 2 और इधर 3। i+j में इसको कंपोनेंट ब्रेक करना है। i+j किधर होगा? 1 आगे जाना है, 1 इधर भी जाना है। ये 1 यहाँ होगा कुछ, ये भी यहाँ पर होगा। दूसरा कलर से इसको बनाते हैं। ये वाला वेक्टर जो है सो i+j, ये वेक्टर है 2i+3j और ये वेक्टर है नीचे वाला i+j। आपको क्या करना है, आपको इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बताना है। कैसे बताएं? तो जैसे यहाँ पर बताया उस डायरेक्शन को लंबा कर लीजिए, लाइन ले लीजिए और उस पहला वेक्टर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो लाइन इसे बनाते चले गए, इसे बढ़ाते चले गए और जो है सो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कहीं हो जाएगा, ये मान लीजिए। तो ए ओ से लेकर ये जो पी पॉइंट है वही आपका कंपोनेंट है। ओ पी जो है वो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ये वेक्टर ए है, ए अलोंग i+j। अब ज्योमेट्री यूज कीजिए, ग्राफिकल मेथड बोला, ग्राफिकल मेथड मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड। ये 90 डिग्री है। अब इसके बीच में आप निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा? इसका वैल्यू पता है आपको, ये वेक्टर पता है तो इसका दो चीज़ें पता है, डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड पता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है √2² + 3² सो 5। तो ये 5 हमें पता है। यदि हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम इसको बता सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है OPQ, आप तुरंत कह सकते हो कि cos थीटा कितना होगा? OP यही प्रोजेक्शन हमारा है, डिवाइडेड बाय √5। सो OP = √5 cos थीटा। ये आपका आंसर है। तो लेकिन थीटा हमें पता करना पड़ेगा। ये 5 नहीं होगा ना, 2² 4 + 3² 9, 9 + 4 ये 13 होगा, 13 होगा। ठीक है। अब ये देखिए थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का आपको एंगल पता है। ये जो OQ वेक्टर है ये एक्चुअली इसका थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा होता है 3/2। यहाँ से देख के एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है AY/AX, जो 3/2। और ये छोटा वाला जो वेक्टर है i+j, इसका भी एंगल है कितना, 45 डिग्री। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो थीटा है। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि थीटा = θ1 - θ2। और यहाँ पर tan θ1 जो है वो 3/2 है
और टेन थीटा 2 है वो जो है 1 है। अभी दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो कहने का ये मतलब है कि टेन थीटा निकालिए, तो टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसे नहीं, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया। और यहाँ से आप निकाल सकते हो टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा 1 टाइम्स टेन थीटा 2। निकालिए, ये लेंदी हो रहा है, मैं इसमें मुझे पसंद नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। टेन थीटा 1 कितना है 3/2, टेन थीटा 2 कितना है 1, 1 प्लस 3/2 टाइम्स 1, ये आ गया 3 में से 2 गया तो 1 और एक 2 3 1/5, टेन थीटा आ गया 1/5। तो टेन थीटा 1/5 आ गया। यहाँ क्या चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा हो जाएगा आपका कितना होगा कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ओवर 1 नहीं, स्क्वायर रूट ओवर यहाँ नहीं होगा, कॉस है तो बेस होगा ना, तो बेस होगा तो बेस है नीचे में 5, स्क्वायर रूट ओवर ये दोनों का सम 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 5/स्क्वायर रूट ओवर 26, ये हुआ कॉस थीटा। तो ठीक है, ये कॉस थीटा आ गया 5/स्क्वायर रूट ओवर 26, इसका वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा ओपी। तो ओपी कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं होगा 13 होगा, राइट, यहाँ मैंने करेक्ट किया है 13, तो स्क्वायर रूट ओवर 13 टाइम्स कॉस थीटा, कॉस थीटा 5/स्क्वायर रूट ओवर 16 है, 5/स्क्वायर रूट ओवर 26 है, 16 नहीं है, ये स्क्वायर रूट ओवर 2 में चला गया, तो ओपी आपका आ गया 5/स्क्वायर रूट ओवर 2। ये रहा आपका कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, वेक्टर ए का, किधर, अलोंग आई प्लस जे, ये आपका पता हो गया। यदि आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, देखिए ये आपका एक वेक्टर है और ये डायरेक्शन है, यहाँ पर है आपका 1 1, ठीक है, ये एक वेक्टर है छोटा वाला आई प्लस जे, और ये है वेक्टर ए जो है 2i प्लस 3j, और ये आपका 1 1 वेक्टर है, ये ओरिजिन। आप जो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है ओपी, यदि ये आपको पता चल जाए तो ओपी निकाल सकते हैं, या ये तो वैल्यू पता ही चल ही गया है, ये तो स्क्वायर रूट ओवर कितना हुआ 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 सो 13 है, ये यदि पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा। अब आप याद कीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, यदि ए लाइन आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस डी होता है वो होता है, ये वाला वैल्यू इसमें रख दीजिए, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, इसका मॉड ले लीजिए क्योंकि कभी प्लस कभी माइनस आ सकता है, और स्क्वायर रूट ओवर ए और बी का स्क्वायर का सम, ये होता है। हम क्या करते हैं यहाँ एग्जैक्टली सेम चीज करते हैं, इसका इक्वेशन क्या है, ये देखिए इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, राइट, y इक्वल टू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन जो है सो y और x दोनों सेम है ना, तो y इक्वल टू एक्स है तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस d है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला को यूज कर रहे हैं, x की जगह रखेंगे 2, y की जगह रखेंगे 3, इसका मॉड लेंगे और होल का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फार्मूला में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, x1 y1 नहीं है, 2x1 है 3y1 है, फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए यहाँ 1 है और बी -1 है, 1 स्क्वायर
प्लस माइनस वन स्क्वायर, कितना आ गया 1/√2। ये डी का वैल्यू है। डी पता चल गया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ओपी निकाल सकते हैं। ये हो गया ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। वो एक कितना है 13 है, उसका स्क्वायर स्क्वायर√13 है, उसका स्क्वायर हो गया 13। और डी का स्क्वायर ये 1/√2 है, इसका स्क्वायर हो गया 1/2। 13 टाइम्स 2 26 माइनस 1 25/2। ये आ गया 5/√2 ओपी। तो दो मेथड मैंने बता दिया आपको, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये तो था ए प्लस आई प्लस जे की तरफ। अब आई माइनस जे में भी आपको बताना होगा सेम चीज, लेकिन अब वेक्टर चेंज हो गया है। 4 नहीं, अलोंग आई माइनस जे। component of A along I minus j। ये बताना है, ग्राफिकल मेथड बताना है। अब आपको मैंने दो मेथड बताया, आप बोलिए किससे बनाना चाहोगे। ये है आपका वेक्टर ए 2 3 है, और एक है ये वेक्टर, ये है 1 - 1। ठीक है, 1 - 1 है, और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करना चाहते हो या ट्रिकोमेट्री यूज करना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी हो आप यूज कीजिए और इसको बनाइए। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है वो है x + y = 0। ठीक है, और यहां से जो इसका नॉर्मल डिस्टेंस आएगा वो हम निकालते हैं। ये डिस्टेंस एक बार हमें पता चल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं, ओ पी, और यही हमारा कंपोनेंट। और ओपी देखिए इधर कंपोनेंट आ रहा है, आप बोलोगे इधर क्यों बना रहा है, हम इधर बना सकते थे। ये एंगल जो है सो जो आपको नजर आ रहा है ना, वो 45 से ज्यादा है। ये देखिए 1 1 जा रहा है, ये मतलब कि x = y वाला लाइन जा रहा है। ये एंगल है 45 डिग्री, और ये एंगल ऑफ कोर्स 45 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 ऑलरेडी हो चुका है, और 90 से इधर चला गया है। तो अब जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा वो 90 डिग्री होगा इधर। तो कहने का ये मतलब है इधर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये एंगल 90 डिग्री हो गया, एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, इस तरह से आ गया है। परपेंडिकुलर इधर आएगा ना। यदि मान लीजिए इधर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो आप ये 90 डिग्री कह रहे हो, ये 90 से ऑलरेडी ज़्यादा है, दोनों मिलकर ही 180 से ज़्यादा हो गया, जबकि तीनों मिलकर 180 होता है। इसलिए इधर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते। यदि एक एंगल 90 से ज़्यादा हो गया है तो आपको बाहर में करना पड़ेगा, वही मैंने बाहर किया है इधर। और डी निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर रहा हूँ मैं। डी जो है इसका वैल्यू होता है ax1 + by1 + c/√a² + b²। ये क्या है, ये इक्वेशन वाला है। यहाँ पर इसको इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, x - y = 0। तो इसका मतलब है a जो है सो 1 है, b जो है सो -1 है, और c जो है सो 0 है। इससे कंपेयर करके ये जो इक्वेशन होता है ना, जनरल इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक स्ट्रेट लाइन का, उससे कंपेयर करके। तो ठीक है, ये कितना है 1 - 1, राइट। तो ये हो गया 1, ए की जगह 1, और x1 कितना है, x1 है ये 2 और 3। ये पॉइंट जो है आपका x1 y1। तो 2 प्लस बी की जगह पे कितना है -1, और y1 की जगह है 3। सी की जगह कितना है 0/√, ए की जगह 1² + -1²। एक इसका मॉड लेना पड़ेगा, ये आ गया 1/√2। डी पता हो गया, और ये तो हमें पता ही है √13, तो ओपी पता हो गया। और ओपी चूंकि इसके इस डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट को माइनस लेते हैं। यहाँ भी तो करते हैं ना, जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट हम यहाँ पर जो भी आया उसको प्लस कहते हैं। लेकिन यदि हमारा वेक्टर ऐसे रहा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और वेक्टर इधर रहा, तो इसका कंपोनेंट इधर आता है, तो इस कंपोनेंट को हम कहते हैं -ax। तो वही माइनस में यहाँ कर रहा हूँ, कितना आएगा
पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज है, ओ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ ए का वैल्यू है स्क्वायर रूट बाय 13, सो 13 हो गया, और डी स्क्वायर की वैल्यू है, डी अभी निकला 1/2, तो आ गया 5/√2 और माइनस चल रहा है, तो ये आपका वैल्यू हो गया कंपोनेंट। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकाल लिया, आप चाहो तो ट्रिगोमेट्री भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका कंपोनेंट निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट बताकर उसको निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे इसको यूज करते हैं, देखिए पहले डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, उसको यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, और थीटा है ए और बी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। और यदि आप इसे ऐसे कहो ए टाइम्स बी कॉस थीटा, तो ये हो गया ए टाइम्स ए बी कॉस थीटा। क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है, राइट, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये कितना आएगा, ये कॉस थीटा आएगा। ये कॉस थीटा क्या हुआ, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यही प्रोजेक्शन कंपोनेंट है, इसी को कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यही तो है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए टाइम्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। नहीं तो गलत हो गया ना, देखिए ए बी कॉस थीटा है, यहाँ पर ए मैंने लिखा, इसको ऐसे कर देता हूँ, इधर मैं बी लिखता हूँ और इधर मैं ए लिखता हूँ, ये हो गया वेक्टर बी एंड कंपोनेंट ऑफ जो दूसरा वेक्टर है ए अलोंग बी। अब ठीक है, वेक्टर बी और कंपोनेंट ऑफ दूसरा वेक्टर अलोंग ए, इसी डेफिनेशन को यूज करने वाले। हमें जो वेक्टर दिया गया था ए, वो है 2i+3j, और इसका कंपोनेंट निकालना था हमें कोई दूसरा वेक्टर जो है, इसको बी कहते हैं, वो है i+j के। यहाँ से भी थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसका यदि प्रोजेक्शन निकालना हो ना, तो हम सिंपली कहते हैं ए टाइम्स बी यूनिट वेक्टर, यही है प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। कहाँ से आता है ये, यहीं से आता है। देखिए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कितना है, ए डॉट बी बाय बी, राइट, यहीं से देख सकते हैं। इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, यहीं पर ले जाता हूँ, तो किधर में लिखूँ, ठीक है यहाँ से ले जाता हूँ ऐसे, और यहाँ लिखता हूँ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, वो कितना हुआ, ए डॉट बी बाय बी, ए डॉट बी बाय बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर बाय बी। अब बी वेक्टर जो है उसको उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बचा, 1, वो हो गया यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं हेड से, तो ए डॉट बी हो गया, वही मैंने यहाँ लिखा था। किसी भी वेक्टर का यदि कंपोनेंट हमें किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, तो उस वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं जिस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए। आप जैसे देखिए जो वेल नोन तरीका है, वेक्टर ए है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, राइट, ये हमारा जो है सो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे है, वेक्टर मान लीजिए ऐसे। इस हमें पता है इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है और वाई कंपोनेंट ए वाई है, और ये जो डायरेक्शन है इधर यूनिट वेक्टर कितना है आई, ए का आई के साथ में डॉट कीजिए, देखिए आपको ए एक्स मिलेगा, ए डॉट आई। यहाँ पर एक वेक्टर का कंपोनेंट हम आई के डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए आई के साथ, ए एक्स आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट आई 0 होता है। अब यहाँ पर मैंने तो आपको पूरा बताया नहीं डॉट प्रोडक्ट,
फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, यदि आई और जे का हम ले लें यहाँ पर, मान लीजिए आई और जे जो है इसका डॉट प्रोडक्ट ले, दोनों मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 0 हो गई। यही हाल जो है सो जे डॉट के और के डॉट आई का है। सेम वेक्टर नहीं है, मैंने सेम वेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। लेकिन यदि सेम वेक्टर हो तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 और कॉस दोनों के बीच के एंगल 0। सेम वेक्टर है ना, तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, प्रोवाइडेड वो डिफरेंट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमने वही किया, ये जो सेम प्रोडक्ट है, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हुआ, और डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, ये एक्स आ गया। तो देखिए हमारे कंपोनेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है कि हम जिस भी वेक्टर का मुझे कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, हम पहला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा हमें, बहुत सिंपल है निकालना। इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, ये आई प्लस जे है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट ओवर 2, इसे डिवाइड कर दिया, अब हमें बी वेक्टर मिल गया। अब एक अब वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, डॉट नहीं हमें प्रोजेक्शन चाहिए अलोंग बी, सीधे हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यही है वो प्रोजेक्शन या कॉम्पोनेंट, जो कॉम्पोनेंट की बात कर रहा है वो यही। ये की जगह पर लिखिए 2i प्लस 3j, बी की जगह पर लिखिए i प्लस जे बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा, और डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो इच अदर पर। तो 2i प्लस आई ये तो सर्वाइव कर गया, 3j प्लस जे ये सर्वाइव कर गया, और क्रॉस वाला सर्वाइव नहीं करेगा, तो ये आया आपका कंपोनेंट 5 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। सिमिलरली यदि हम इसका कंपोनेंट देखें अलोंग, ये हमारा वेक्टर था 2i प्लस 3j, इसका कंपोनेंट हम देखें किधर बी तरफ, बी है मान लीजिए आपकी बी ने आपकी सी कर देते हैं, सी वेक्टर की तरफ देखें, वो है i माइनस जे। तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, i माइनस जे इसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ओवर 2, और ए वेक्टर का कंपोनेंट हमें चाहिए सी के अलोंग में, तो सी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग सी वेक्टर, वो होगा ए डॉट सी, और ए वेक्टर यहाँ पर कितना है 2i प्लस 3j डॉट सी वेक्टर कितना है i माइनस जे बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। सेम डॉट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा, सो 2 टाइम्स 1 2 सर्वाइव कर गया, जे जे सर्वाइव करेगा, माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आपका कंपोनेंट हो गया। ओके, तो ये आपका आंसर है। लास्ट में भी यही आया था कि कुछ और आया था? लास्ट में यहाँ पर जो है आई माइनस जे का जो मैं देख रहा हूँ ये कुछ और है, तो कुछ मिस्टेक हुआ है, चेक करते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। डी निकालते हैं, ये वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 माइनस 1, नहीं -1 कैसे होगा, -1 तो इसके लिए है ना, लेकिन मैं मुझे तो ये चाहिए, परपेंडिकुलर तो इस पर ड्रॉ हो रहा है, तो वो x प्लस वाई इजकल टू 0 है, उसके लिए चाहिए, तो ये +1 हो गया, तो ये +1 हो गया, और +1 हो गया तो ये हो गया 5 हो गया, ये 5 हो गया तो ये हो गया 25, और 25 हो गया तो ये सब खत्म हो गया, ये हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2, और ये माइनस चल रहा है इधर, -1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2, अभी भी वही आया था। तो इस डॉट प्रोडक्ट में गलती होने का चांसेस बहुत कम है, यहाँ पर गलती होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लेंदी हो जाता है, जब भी लेंदी हो जाएगा तो गलती होने का चांसेस रहेगा। तो ये है
किस तरह से आप कंपोनेंट निकालते हो अलॉन्ग किसी दूसरे वेक्टर के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे करते हैं, वीडियो लंबा हो गया है, तो बाकी 3 क्वेश्चन जो है सो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।